उस पार जाना पड़ेगा। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हां, अब वो हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लता जी अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहे अंतिम विदाई देने के लिए, और इस समय पूरे देश की आंखें नम है और हर कोई लता जी को याद कर रहा है। राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार किया गया, और वो भले हमारे बीच ना हो, लेकिन वो अपने गानों से हमेशा हमारे दिल में अमर रहेंगी। उनके गानों को सुन करके दिल को सुकून मिलता था, मन को शांति मिलती थी। उनके हर एक गाने में एक कहानी छिपी होती थी, भावनाएं होती थी। लोग कहते हैं कि उनके गानों को सुना नहीं जाता था, बल्कि महसूस किया जाता था। उनकी जैसी आवाज आज तक किसी की नहीं हुई है, और नम आंखों से देश ने उन्हें विदाई दे दी है। भले लता जी अब हमारे बीच ना हो, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। लता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई में हुजूम उमड़ पड़ा था। कई बड़े नेता ने, राजनेताओं ने, कई बड़ी हस्तियों ने लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे। तो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी। उनके भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता जी को सभी ने ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट, हर माध्यम से सुना है। दशकों तक अपनी आवाज से दिल पर राज करेंगी। आज भले ही लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनके गाए गीत दशकों तक हमारे साथ रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से लता दीदी कहते हैं। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना अलग मुकाम बना रखा था। स्वर्गीय दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता जी अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता जी हमेशा से ही ईश्वर की ओर से दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। साल 1942 में लता दीदी के पिता की मौत हो गई। इस दौरान वे केवल 13 साल की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने
इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपनी जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता दीदी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को उत्साह मिला। लता जी ने खुद को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। गजलें रही हों या रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा हो या फिर सपनों का राग, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। बीते कुछ दिनों से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत नाजुक बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी लता जी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। बता दें कि गायिका को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता मंगेशकर 92 साल की थी। इस बीच देश भर से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और दुआएं की जा रही थी, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। देश उनके कार्य, उपलब्धियों और योगदान को हमेशा याद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए लता मंगेशकर की उपलब्धियों के बारे में भी बता देते हैं। 1959 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार उन्हें मिला फिल्म मधुमती के लिए। 1963 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार 20 साल बाद फिल्म के लिए मिला। 1966 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार फिल्म खानदान के लिए दिया गया। 1966 में सात मानसा के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का मिला। 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। वहीं 1970 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार फिल्म जीने की राह के लिए मिला। 1972 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म परिचय के लिए मिला। 1974 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म कोरा कागज के लिए मिला। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मराठी ड्रामा जैत रे जैतो के लिए दिया गया। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी वो नवाजी गईं।
1990 की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म लेकिन के लिए मिला। 1993 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से वो नवाजी गईं। 1996 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से वो नवाजी गईं। 1996 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उन्हें मिला। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार उन्हें दिया गया। उन्नीस में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी उन्हें मिला। 1998 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला। लता मंगेशकर को कौन से पुरस्कार मिले उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1999 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड मिला। 1999 में एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दिया गया। वहीं 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। – 2001 में भारत रत्न से वो नवाजी गई। और 2001 में महाराष्ट्र रत्न पहली प्राप्तकर्ता वो रही। – 2002 में आशा भोसले पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता वो रही। 2004 में लिविंग लीजेंड अवार्ड से वो नवाजी गई। 2004 में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार उन्हें मिला। 2007 में ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वन टाइम अवार्ड। 2009 में एएनआर राष्ट्रीय पुरस्कार से वो नवाजी गई। 2019 में डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड उन्हें मिला। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक जताया। सीएम ने कहा कि हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। देश की हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। इस दुख की घड़ी में सीएम मनोहर लाल ने अपना रोहतक दौरा भी रद्द कर दिया। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
लता मंगेशकर के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दुख जताया। धनखड़ ने कहा कि लता मंगेशकर का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके गीत अमर हैं और सदा हमें प्रेरित करते रहेंगे। स्वर साम्राज्य की भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी का हम सब के मध्य से जाना भारत की एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने 9 दशक की एक शानदार पारी खेली है। उनके गीत अमर हैं, सदा हमको प्रेरित करते रहेंगे। उनका शानदार जीवन भी हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। उनका देशभक्ति, भक्ति और सामान्य गायन भी सदैव हमको जो है नई ऊंचाइयों पर ले जाता रहेगा। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। आपको बताते चले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भुक्कल ने कहा कि आज हमने आवाज की कोकिला को खो दिया है। आज भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की कोकिला हमारे बीच नहीं है। तो वहीं गीता भुक्कल ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को जीत की बधाई भी दी है। बैठे रहो। जहां हरियाणा सरकार ने कोरोना के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद किया हो और 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला हो, वहीं दूसरी तरफ अब निजी स्कूल संचालक सभी कक्षाओं को खोलने के लिए मनमानी पर उतर आए हैं। निजी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने सरकार को सोमवार से स्कूल खोलने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्कूल नहीं खोलती है तो वो सरकार की अनुमति के बिना ही खुद ही स्कूल खोल देंगे। 7 फरवरी तक स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद हैं और इन्होंने जब छुट्टियां करी थी तो शीतकालीन अवकाश के नाम पे इन्होंने स्कूलों को बंद किया था और उसके बाद 10 दिन के बाद इन्होंने उसको कोरोना का नाम दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में 13 स्टेट ऐसे हैं जहां स्कूल खुल चुके हैं और कोरोना जहां पीक पे, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में पीक पे था, वहां स्कूल खोल दिए गए। तो हरियाणा में स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। लगातार 2 साल से बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास रुक गया है। तो हरियाणा के जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो सब हमारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिले, हमारे स्कूल संचालकों से मिले और उन्होंने आग्रह किया है कि हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजना चाहते हैं, आप अपने स्कूल खोलें। तो हमने 24 जनवरी 25 जनवरी को एक बहुत बड़ा हमने प्रयास किया। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में हमने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम कि हरियाणा के स्कूलों को, चाहे सरकारी गैर सरकारी सभी स्कूलों को खोलकर हरियाणा के इन बच्चों की जो शिक्षा का नुकसान हो रहा है उसको ठीक किया जाए। और 25 तारीखों को हमने 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी इसको अपनी भावनाओं से अवगत करवाया, विधायकों को हमने अपनी भावनाओं से अवगत करवाया। निजी स्कूल संचालकों के फैसले को लेकर के गुरुग्राम की आम जनता का आखिरकार क्या कुछ कहना है, आपको सुना देते हैं। जैसा कि हरियाणा निजी स्कूल एसोसिएशन वेलफेयर ने ये जो है फैसला कर लिया है कि अब वो लोग 7 तारीख से स्कूल खोलेंगे। हालांकि सरकार ने अभी ऐसा कोई भी आदेश जो है वो नहीं दिया है, लेकिन निजी स्कूलों का कहना है कि सभी पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि निजी स्कूल जो है खुल जाने चाहिए। और इसी पे हम जो है अब देखेंगे कि आखिर कितने जो अभिभावक हैं वो इस चीज से सहमत है। अभिभावक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 2nd क्लास में पढ़ता है मैडम। तो आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आपके वो स्कूल जाना शुरू कर दे?
नहीं, अभी तो मैडम हरियाणा में केस होते जा रहे हैं, बीमारी फैलती जा रही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तो ना खोले स्कूल ना वगैरह भी। खुले स्कूल। हाँ जी। इनका कहना है कि स्कूल जो है वो भी नहीं खुलने चाहिए। आप क्या चाहते हो कि बच्चे हैं वो क्या स्कूल जाने चाहिए अभी जब सरकार के निर्देश नहीं आए हैं तो? नहीं मैडम, अभी सरकार ने आदेश नहीं दिए तो हम भी यही चाहते हैं कि ना ही जाए तो अच्छा रहेगा बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जो अभी हम लोग ये चीज नहीं चाहते हैं कि जो अभी स्कूल हैं वो खुले। और भी अभिभावकों से बात करेंगे कि वो लोग जो है वो क्या चाहते हैं। 7 तारीख से स्कूल खोलेंगे, क्या उनका फैसला सही है? नहीं, स्कूल तो पहले ही खुल जाना चाहिए। बच्चे तो सबकी लाइफ खराब हो ही रही है, अब क्या बचा है बताइए। 2 साल तो ऐसे हो ही गए। सरकार का कहना है कि नहीं खोलने चाहिए, लेकिन निजी स्कूल कह रहे हैं कि अब हम खोलेंगे क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। आप किसकी तरफ सहमत है? नहीं, सरकार तो बेकार कर रही है। बच्चे तो बेकार हैं इस टाइम, तो जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं सब बेकार हो गए। तारीख से कल से स्कूल खुल जाएंगे, आपको क्या लगता है स्कूल खुलने चाहिए अभी? स्कूल तो खोलने चाहिए, फिर फीस जा रही है बच्चों की, वो भी तो गलत है ना। पब्लिक की पहले ही काम नहीं है, खर्चा देने के लिए नहीं है, और फीस देनी जरूरी है, कंपल्सरी कर रखी है। नहीं है मसला। क्यों? अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं मास्क लगाना है नहीं लगाना है, तो आई थिंक स्कूल नहीं खुलने चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े जब 9th to 12th होते हैं तो वो थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जो है इस चीज के बारे में नहीं। आपको क्या लगता है स्कूल अभी फिलहाल खुलने चाहिए? जी, मेरा विचार तो ये है कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों, जैसे मेरी बच्ची का एग्जांपल लें तो मेरी बच्ची 3 साल की थी जब कोरोना शुरू हुआ, और उसने आज तक 5 साल की हो जाएगी, उसने स्कूल नहीं देखा। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो स्कूल सिखाता है बच्चों को, वो पेरेंट्स नहीं सिखा सकते घर पे। मतलब जो सोशल है वो सब चीज़ें, बच्चों से मिलना है, मिलनसार बनना है, दोस्त बनाने, वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन क्लास में नहीं सिखा सकते। तो अगर स्कूल पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, मेक श्योर करते हैं कि सारे जो कोरोना के गाइडलाइंस है वो फॉलो हों, और वो ये सब कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से स्कूल खोल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बुरा असर बच्चों पे ही पड़ा है। पिछले 2 साल से बच्चे घरों में बंद हैं, और अब मुझे लगता है जब बाकी सारी दुनिया काम कर रही है, सब कुछ चल रहा है, तो बच्चों के स्कूल ही क्यों बंद है? कभी पोल्यूशन के नाम पे तो कभी ऐसे। सरकार जो है, सरकार ने तो निर्देश दिए नहीं है, तो क्या आप साथ देंगे अगर निजी स्कूल आपसे साथ मांगते हैं तो? मेरा बच्चा कल ही स्कूल जा रहा है, मैं इसे भेज रही हूँ कल स्कूल। ओके, इन्होंने कहा है कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, आप क्या कहेंगे? निजी स्कूल में जो ये फैसला लिया है कि कल से स्कूल खोले, ये सही है? बिल्कुल सही है। अब हमारे बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज इनको सड़क क्रॉस करना नहीं आता, क्योंकि 2 साल से घर बैठे हुए हैं। अगर कुछ बाहर घूमेंगे, कुछ करेंगे, तो इनको पता भी होगा बाहर के बारे में, इनको पता ही नहीं होता कुछ भी। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से जो अभिभावक है वो ये चाहते हैं कि जो निजी स्कूल हैं उनका ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जब कल का दिन कैसा रहेगा और कल क्या निजी स्कूल जो है वो खुलेंगे, क्या जो सरकार है वो इनके निर्देश देगी, या फिर निजी स्कूल जो है जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो कल से निजी स्कूल खोलेंगे, तो वो कैसा रहता है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर गुरुग्राम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।